नमस्कार। आज का टॉपिक है ऑल यू नीड टू नो अबाउट डेंटल एंड ओरल हेल्थ। ये टॉपिक थोड़ा वास्ट हो जाता है, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज का ये वीडियो और अगले हफ्ते का वीडियो आपके दांतों और आपके मौखिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। ओरल हेल्थ या मौखिक स्वास्थ्य में आपके दांत और मसूड़े शामिल हैं, जिनमें कैविटी, इन्फेक्शन और अन्य समस्याओं से बचने के लिए दोनों को नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। अपने ओरल हेल्थ की देखभाल करने से आपके हृदय सहित आपके शरीर के अन्य भागों को भी लाभ हो सकता है। डेंटल और ओरल हेल्थ आपके ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबीइंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। खराब मौखिक स्वच्छता से दांतों में कैविटी और मसूड़ों की बीमारी हो सकती है और इसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर से भी जोड़ा गया है। दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखना एक्चुअली एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। जितनी जल्दी आप उचित मौखिक स्वच्छता की आदतें सीखेंगे, जैसे कि ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना और चीनी का सेवन सीमित करना, एक्सपेंसिव डेंटल प्रोसीजर्स और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज से बचना उतना ही आसान होगा। तो आइए सबसे पहले डेंटल और ओरल हेल्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। डेंटल कैविटीज और मसूड़ों की बीमारी बहुत कॉमन है। 60 से 90% स्कूली बच्चों में कम से कम एक कैविटी होती है। लगभग 100% वयस्कों में कम से कम एक डेंटल कैविटी होती ही है। 35 से 44 वर्ष की आयु के 15 से 20% वयस्कों को मसूड़ों की गंभीर बीमारी है। दुनिया भर में 65 से 74 वर्ष की उम्र के लगभग 30% लोगों के पास कोई प्राकृतिक दांत नहीं बचा है। अधिकांश देश में प्रत्येक 1 लाख लोगों में से 1 से 10 के बीच ओरल कैंसर के मामले होते हैं और गरीब या वंचित जनसंख्या समूह में ओरल डिजीज का बोझ बहुत अधिक है। अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करिए और बहुत अच्छा रहेगा अगर रोजाना 1 बार आप नीम के दातून से दांत साफ करते हैं। दिन में कम से कम 1 बार अपने दांतों की फ्लॉसिंग करनी चाहिए और टूथपिक्स अवॉइड करनी चाहिए। चीनी कम खाइए, फलों और सब्जियों से भरपूर आहार लीजिए। तंबाकू उत्पादों से परहेज रखिए और ज़रूरत पड़ने पर एक अच्छे डेंटिस्ट से मिलिए। अब थोड़ा सा डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स को देख लेते हैं। आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाने के लिए सिम्टम्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। साल में कम से कम 1 बार तो ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाने से आमतौर पे आपको कोई सिम्टम आने से पहले ही समस्या का पता चल जाएगा। कुछ वार्निंग सिग्नल्स या सिम्टम्स होते हैं जिनके महसूस किए जाने पे आपको चेकअप के लिए एक अच्छे डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, जैसे कि मुंह में अल्सर, घाव या कोई टेंडर एरिया या कोमल क्षेत्र जो 2 सप्ताह के बाद भी ठीक नहीं हुआ, ब्रशिंग या फ्लॉसिंग के बाद मसूड़ों से खून आना या सूजन होना, क्रॉनिक बैड ब्रेथ, गर्म या ठंडे से सेंसिटिविटी, दांत दर्द, ढीले दांत या रिसीडिंग गम्स, चबाने या काटने पर दर्द होना, चेहरे और गाल का सूजन, जबड़े का क्लिक होने या कटकट की आवाज़ आना, किसी दांत में क्रैक आना या दांत का हिस्सा झड़ जाना और बार बार मुंह सूखना। यदि इनमें से कोई भी लक्षण तेज बुखार या सूजन के साथ है तो आपको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अब बात करते हैं दांतों और मसूड़ों से जुड़ी बीमारी के कारणों के बारे में। आपकी ओरल कैविटी सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को इकट्ठा करती है। उनमें से कुछ आपके मुंह के मूल निवासी होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके मुंह में होने ज़रूरी भी होते हैं। आमतौर पे जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम मात्रा में होते हैं तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अधिक चीनी वाला आहार ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है जिनमें एसिड पैदा करने वाले बैक्टीरिया पनप सकते हैं। यही एसिड दांतों के एनामेल को डिसॉल्व कर देता है और दांतों में कैविटी का कारण बनता है। ये बैक्टीरिया आपके मसूड़ों के पास प्लाक नाम का चिपचिपा पदार्थ में ये पनपते हैं। अगर ब्रश करके या फ्लॉस करके इसे नियमित तौर पे नहीं हटाया जाता है तो ये चिपचिपा प्लाक जमा हो जाता है और कठोर हो जाता है। इससे आपको मसूड़ों में सूजन आ सकती है और एक मेडिकल कंडीशन सरफेस हो सकता है जिसको जिंजीवाइटिस कहते हैं।
बढ़ती सूजन के कारण आपके दांत आपके मसूड़ों से दूर होने लगते हैं। ये प्रक्रिया जेबें या पॉकेट्स बनाती हैं जिनमें मवाद या पस इकट्ठा होने लगता है। मसूड़ों की इस एडवांस स्टेज बीमारी को पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि धूम्रपान, ब्रश करने की खराब आदतें, हाई शुगर फूड और बेवरेजेस का ज़्यादा सेवन करना, डायबिटीज़, ऐसी मेडिसिन्स लेना जो मुंह के लार को कम करते हैं, कुछ इन्फेक्शंस फॉर एग्जांपल HIV या एड्स, महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस, एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न और एसिडिटी के कारण बार बार उल्टी होना। अच्छा, डेंटल या ओरल डिजीज़ को डायग्नोज करने का जो प्रोटोकॉल होता है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, दंत परीक्षण के दौरान अधिकांश दंत और मौखिक समस्याओं का निदान किया जा सकता है। परीक्षण के दौरान आपके दंत चिकित्सक बारीकी से निरीक्षण करेंगे। क्या निरीक्षण करेंगे? दांत, मुंह, गला, जीभ, गाल, जबड़ा और गर्दन। निदान में सहायता के लिए आपके दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट विभिन्न उपकरणों या यंत्रों से आपके दांतों को थपथपा सकते हैं या खुरच सकते हैं। दंत चिकित्सक के कार्यालय में एक टेक्नीशियन आपके मुंह का दंत एक्सरे लेगा, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके प्रत्येक दांत की एक छवि प्राप्त हो जाएगी। यदि आप गर्भवती हैं तो अपने दंत चिकित्सक को ये बात ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। आपके गम पॉकेट्स को मापने के लिए प्रोब नामक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। ये छोटा सा रूलर आपके डेंटिस्ट को बता सकता है आपको आपके मसूड़ों की बीमारी है या फिर आपके मसूड़े सिकुड़ रहे हैं। एक स्वस्थ मुंह में दांतों के बीच की जेब की गहराई आमतौर पे 1 से 3 मिलीमीटर के बीच होती है। इससे अधिक किसी भी माप का ये मतलब हो सकता है कि आपको मसूड़ों की बीमारी है। यदि आपके दंत चिकित्सक को आपके मुंह में कोई असामान्य गांठ, घाव या ग्रोथ मिलती है तो वो मसूड़ों की बायोप्सी करने की सलाह दे सकते हैं। बायोप्सी के दौरान घाव या एबनॉर्मल ग्रोथ से एक छोटा सा टुकड़ा एग्जामिनेशन के लिए निकाला जाता है। फिर कैंसर सेल्स के टेस्ट के लिए सैंपल को माइक्रोस्कोप टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। अगर आपके डेंटिस्ट को ओरल कैंसर का डाउट होगा तो वो कुछ इमेजिंग टेस्ट्स के लिए कह सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, MRI, CT स्कैन या एंडोस्कोपी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेंटल एंड ओरल डिजीजेस के बारे में। हम अपने दांतों और मुंह को बहुत अधिक यूज़ करते हैं, इसलिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि समय के साथ कितनी चीज़ें गलत हो सकती है, खासकर अगर आप अपने दांतों की उचित देखभाल नहीं करते हैं। एप्रोप्रिएट ओरल हाइजीन से अधिकांश डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। आपको अपने जीवन काल के दौरान कम से कम एक डेंटल प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैविटीज़ के बारे में। कैविटीज़ को हम दांतों में सड़न या टूथ डीके भी कह सकते हैं। ये दांत के वो एरियाज़ हैं जो परमानेंटली डैमेज्ड हो गए हैं और दांतों में छेद भी हो जाते हैं। कैविटीज़ का होना एक बहुत ही कॉमन बात है। कैविटीज़ तब होते हैं जब बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स और एसिड आपके दांतों पर चढ़ जाते हैं और प्लाक बना देते हैं। आपके दांतों पर मौजूद एसिड पहले दांतों के एनामेल और फिर अंडरलाइंग डेंटिन या कनेक्टिव टिश्यूज़ को नष्ट करना शुरू कर देता है। समय के साथ इससे दांतों को परमानेंट डैमेज हो सकता है। दूसरा है मसूड़ों की बीमारी या मसूड़ों का सूजन, जिसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। गम डिजीज़, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, ये एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स होता है, यानी कि मसूड़ों का सूज जाना। आमतौर पे ये गलत ब्रशिंग हैबिट्स और गलत फ्लॉसिंग हैबिट्स के कारण दांतों पर प्लाक बनने का नतीजा होता है। जिंजिवाइटिस की वजह से ब्रश करते समय या फ्लॉस करते समय आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। फ्लॉसिंग हो गया एक धागे जैसे मटेरियल को दांतों के बीच डालकर साफ करना। अगर जिंजिवाइटिस को लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया जाए तो वो पेरियोडोंटाइटिस का रूप ले लेता है, जो कि एक अधिक गंभीर इन्फेक्शन होता है। जैसे जैसे पेरियोडोंटाइटिस बढ़ता है, इन्फेक्शन आपके जबड़े और हड्डियों तक फैल सकता है। ये पूरे शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या सूजन प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। एक मेडिकल कंडीशन है क्रैक्ड और ब्रोकन टीथ।
मुंह पर चोट लगने से, कठोर भोजन चबाने से या नींद में दांत पीसने से दांत टूट सकता है या उसका एक टुकड़ा झड़ सकता है। अ क्रैक्ड टूथ कैन बी वेरी पेनफुल। अगर आपका कोई दांत टूट गया है या झड़ गया है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज यू नीड इमरजेंसी केयर। एक और समस्या होती है सेंसिटिव टीथ की, यानी कि दांतों का ज़्यादा संवेदनशील हो जाना। अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो आपको ठंडा या गर्म भोजन या पेय पदार्थ लेने के बाद दर्द या असुविधा महसूस हो सकती है। दांतों की सेंसिटिविटी को डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी कहा जाता है। रूट कैनाल या फिलिंग करवाने के बाद टेम्पररीली सेंसिटिविटी हो सकती है। सेंसिटिविटी की वजह गम डिजीज, रिसीडिंग गम्स, क्रैक्ड टूथ या फिर घिसी पिटी फिलिंग या कैपिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों की सेंसिटिविटी नेचुरल होती है क्योंकि उनके दांतों पर एनामिल की परत पतली होती है। आमतौर पर ऐसे नेचुरल सेंसिटिविटी की समस्या सेंसिटिव टूथपेस्ट करने से या माउथ वॉश करने से जल्दी ठीक हो जाती है। जो सबसे खतरनाक ओरल डिजीज़ है वो है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर का मतलब मसूड़ों का कैंसर, जीभ का कैंसर, लिप्स का कैंसर, गाल का कैंसर, मुंह के तल या फिर कठोर या मुलायम तालू का कैंसर। आमतौर पे एक डेंटिस्ट मुंह के कैंसर को पहचानने वाला पहला व्यक्ति होता है। तंबाकू चबाना और धूम्रपान मौखिक कैंसर के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, ये बात आप ज़रूर जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू द ओरल कैंसर फाउंडेशन, भारत में हर साल लगभग 77,000 ओरल कैंसर के नए केसेस डायग्नोज हो रहे हैं। देखिए, ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ का आपस में लिंक होता है। अभी रिसेंटली ओरल हेल्थ का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली डिक्लाइनिंग ओरल हेल्थ और अंडरलाइंग सिस्टमिक कंडीशंस के बीच का कनेक्शन जानने के लिए कई सारे रिसर्च किए गए हैं और इन रिसर्च से ये पता चला है कि एक स्वस्थ मुंह आपको स्वस्थ शरीर बनाए रखने में मदद कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द मेयो क्लिनिक, ओरल बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन से हार्ट डिजीज, एंडोकार्डाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, प्रीमैच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट हो सकते हैं। एक्चुअली होता यह है कि आपके दांतों में जो कैविटीज़ हैं, उन कैविटीज़ में जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया आपके ओरल कैविटीज़ से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जिससे एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द हार्ट। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आपके हार्ट के वाल्व्स के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन साबित हो सकता है। इसी वजह से आपके डेंटिस्ट किसी भी डेंटल प्रोसीजर को करने से पहले एज अ प्रिवेंटिव मेजर कुछ एंटीबायोटिक्स लेने का सुझाव दे सकते हैं। नहीं तो पता चला कि दांत दर्द लेके आप डेंटिस्ट के पास गए थे और डेंटल प्रोसेस में कुछ बैक्टीरिया स्लिप हो गया और आप हार्ट डिजीज़ लेकर घर आ गए। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। अगले हफ्ते इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स की, ट्रीटमेंट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटल एंड ओरल सर्जरीज़ के बारे में, कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, बच्चों के ओरल हेल्थ के बारे में, विमेन ओरल हेल्थ और मेन ओरल हेल्थ के बारे में। कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखकर मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।